नमस्कार। लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प फैसलों पर चर्चा करेंगे, जो आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों तक सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मामला, एक पूर्व सैनिक का अपनी जमीन के लिए 50 साल का संघर्ष। यह कहानी है एक पूर्व सैनिक की, जिसे सरकार ने जमीन तो दी, लेकिन सरकारी फाइलों में उसका नाम चढ़ाना भूल गई। केस का नाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम जयराम। केस नंबर रेगुलर सेकंड अपील संख्या 60 2019। फैसले की तारीख 7 जुलाई 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर। श्री जयराम, जो एक पूर्व सैनिक हैं, को साल 1970 में सरकार द्वारा नौतोड़ नियमों के तहत खेती के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम मालिक के तौर पर दर्ज नहीं किया गया। जब उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया तो उनकी फाइल नहीं मिली। हारकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सबूत के तौर पर मिसल बंद रजिस्टर की एक कॉपी पेश की, जो एक सरकारी रिकॉर्ड है, जिसमें जमीन उनके नाम पर सैंक्शन होने की बात दर्ज थी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, सरकारी रिकॉर्ड का महत्व। कोर्ट ने माना कि मिसल बंद रजिस्टर में की गई एंट्री, जो एक सरकारी दस्तावेज है, जमीन के आवंटन का एक मजबूत सबूत है। जब सरकार खुद अपने रिकॉर्ड को झुठलाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, तो सैनिक का दावा मजबूत हो गया। सबूत का भार, इस मामले में सबूत का भार सरकार पर था कि वह यह साबित करे कि जमीन का आवंटन नहीं हुआ था, जिसमें वह पूरी तरह विफल रही। मार्क किए गए दस्तावेज बनाम प्रदर्शित दस्तावेज। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी दस्तावेज को केवल मार्क कर देना उसे साबित नहीं करता, उसे कानून के अनुसार साबित करना आवश्यक है। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम मालिक के तौर पर दर्ज किया जाए। यह मामला दिखाता है कि कैसे सरकारी रिकॉर्ड ही आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही है, तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दूसरा मामला, क्या मालवाहक गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर बीमा कंपनी जिम्मेदार है? यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ा है और यह स्पष्ट करता है कि बीमा कंपनी की जिम्मेदारी कब और किसके लिए बनती है। केस का नाम हंस राज बनाम सीता देवी व अन्य। केस नंबर FAO संख्या 128 2013। फैसले की तारीख 7 जुलाई 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर। एक पिकअप जीप के मालिक सहचालक ने यह अपील दायर की थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT ने उन्हें मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था, यह मानते हुए कि मृतक उनकी गाड़ी में एक मुफ्त यात्री ग्रेचुइटस पैसेंजर था। मामला यह था कि मृतक, जो एक मजदूर था, अपने घरेलू सामान के साथ उस पिकअप में यात्रा कर रहा था जब दुर्घटना हुई। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, मुफ्त यात्री बनाम माल का मालिक। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने सामान के साथ किसी मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहा है, उसे मुफ्त यात्री नहीं माना जा सकता। वह माल का मालिक या उसका प्रतिनिधि माना जाएगा। बीमा कंपनी का दायित्व मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147 के अनुसार बीमा कंपनी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या चोट के लिए वाहन मालिक को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है। FIR का महत्व। दुर्घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई FIR, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि मृतक अपने सामान के साथ यात्रा कर रहा था, एक महत्वपूर्ण सबूत साबित हुई। सबूतों की गलत व्याख्या। कोर्ट ने पाया कि MACT ने सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा और उसकी गलत व्याख्या की, जिसके कारण उसका फैसला त्रुटिपूर्ण था। हाई कोर्ट ने MACT के फैसले को पलट दिया और आदेश दिया कि मुआवजे का भुगतान वाहन मालिक द्वारा नहीं, बल्कि बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। तीसरा मामला, 80 साल पुराना गिरवीनामा और कब्जा वापस पाने का अधिकार। क्या समय बीतने के साथ गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा वापस पाने का अधिकार खत्म हो जाता है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प मामले में। केस का नाम चैन सिंह बनाम रामेश्वर दत्त। केस नंबर रेगुलर सेकंड अपील संख्या 86 2019। फैसले की तारीख 7 जुलाई 2025।
जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर। यह मामला साल 1943 में गिरवी रखी गई एक जमीन से संबंधित है। वादी, जो मूल मालिक का उत्तराधिकारी था, ने 2013 में जमीन को छुड़ाने और कब्जा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी, जिसके पास जमीन गिरवी थी, ने तर्क दिया कि मुकदमा दायर करने की 30 साल की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब जमीन वापस नहीं की जा सकती। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में कब्जा वापसी की समय सीमा। कोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 62 और सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 61 का उल्लेख किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के गिरवी नामे में जहां यह शर्त हो कि कब्जा गिरवी की रकम चुकाने पर वापस मिलेगा, वहां कब्जा वापसी का अधिकार तब शुरू होता है जब गिरवी रखने वाला व्यक्ति पैसे चुकाने की पेशकश करता है, न कि गिरवी रखने की तारीख से। चूंकि वादी ने 2012 में पैसे चुकाने की पेशकश की थी, इसलिए 2013 में दायर किया गया मुकदमा समय सीमा के भीतर था। हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वह गिरवी रखी जमीन को छुड़ाने का हकदार है। ये फैसले हमें कानूनी बारीकियों की गहरी समझ देते हैं। अगर आपके मन में इन मामलों से जुड़ा कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें। चौथा मामला, दशकों के संघर्ष के बाद सेवानिवृत्त वन अधिकारियों को मिला न्याय। यह कहानी है दो वन अधिकारियों की, जिन्हें अपना हक पाने के लिए विभाग से दशकों तक कानूनी लड्ढाई लद्दनी पद्दी। केस का नाम पवन शर्मा बनाम स्टेट ऑफ एचपी और प्रेमचंद बनाम स्टेट ऑफ एचपी। केस नंबर सिविल रिट याचिका संख्या 6145 और 6140 2024। फैसले की तारीख 7 जुलाई 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री संदीप शर्मा। याचिकाकर्ता, जो दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद पिछली तारीख से डिप्टी रेंजर और फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत हुए थे, ने आगे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ के पद पर पदोन्नति की मांग की। वे 2003 में ही इस पद के लिए पात्र हो गए थे, जब 2002 के भर्ती नियम लागू थे। विभाग ने उन्हें यह लाभ देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि 2006 में नियम बदल गए थे, जिसके तहत डिग्री की आवश्यकता थी और उन्होंने विभागीय परीक्षा भी पास नहीं की थी। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, कौन से भर्ती नियम लागू होंगे? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति के लिए वही नियम लागू होते हैं जो रिक्ति उत्पन्न होने या पात्रता प्राप्त करने की तारीख पर लागू थे। याचिकाकर्ताओं का अधिकार 2002 के नियमों के तहत बन चुका था, इसलिए बाद में संशोधित नियम उन पर लागू नहीं किए जा सकते। देरी और चूक, डिले एंड लाचेस। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि देरी विभाग के अपने कार्यों के कारण हुई थी, जो बार बार उनके पक्ष में आए अदालती आदेशों को चुनौती देता रहा। विभागीय परीक्षा से छूट। कोर्ट ने पाया कि नियमों में ही 55 वर्ष से अधिक आयु के क्लास 1 अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा से छूट का प्रावधान है। इसके अलावा विभाग ने अन्य अधिकारियों को बिना परीक्षा पास किए पदोन्नत किया था। काल्पनिक पदोन्नति, नोशनल प्रमोशन। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को विभाग की गलती के कारण समय पर पदोन्नति से वंचित किया गया है, वे उस तारीख से काल्पनिक पदोन्नति के हकदार हैं जब उनके जूनियर को पदोन्नत किया गया था। हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को साल 2003 से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ के पद पर पदोन्नत किया जाए और उन्हें वेतन निर्धारण, बकाया और पेंशन सहित सभी परिणामी लाभ दिए जाएं। पांचवा मामला, परीक्षा में फेल होने के बाद नियमों को चुनौती देना व्यर्थ। क्या आप किसी खेल के नियम तब बदल सकते हैं जब आप वह खेल हार चुके हों? कानून की नजर में इसका जवाब है नहीं। केस का नाम राजेश कुमार वर्मा बनाम माननीय हाई कोर्ट ऑफ एचपी और मदन कुमार बनाम माननीय हाई कोर्ट ऑफ एचपी। केस नंबर सिविल रिट याचिका संख्या 1337 2010 और 9396 2013। फैसले की तारीख 7 जुलाई 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायाधीश श्री संदीप शर्मा। याचिकाकर्ता, जो सेवारत सिविल जज सीनियर डिवीजन थे, ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर त्वरित पदोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा एलसीई में भाग लिया, लेकिन वे निर्धारित अंक प्राप्त करने में विफल रहे।
इसके बाद उन्होंने नियमों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उनका तर्क था कि उनके लिए निर्धारित योग्यता मानदंड प्रत्येक पेपर में 60% और कुल 66% सीधी भर्ती वालों 50% और 55% की तुलना में भेदभावपूर्ण था। इस केस में शामिल कानूनी बिंदु, विबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल। कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार किसी चयन प्रक्रिया के नियमों को जानते हुए स्वेच्छा से उसमें भाग लेता है, वह असफल होने के बाद उन नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकता। एक मौका लेने के बाद आप प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते। भेदभाव का अभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोर्ट ने माना कि एक ही पद के लिए भर्ती के विभिन्न माध्यमों जैसे एलसीई और सीधी भर्ती के लिए अलग-अलग और यहां तक कि उच्च योग्यता मानदंड निर्धारित करना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं है। दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार अलग-अलग वर्गों से आते हैं, इसलिए उनके मूल्यांकन के लिए अलग-अलग मानक रखना तर्कसंगत है। सिलेबस की व्याख्या। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जैसे विषय के दायरे में भारत का संविधान शामिल माना जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न पूछना सिलेबस से बाहर नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता असफल होने के बाद नियमों को चुनौती देने से विबंधित एस्टॉप्ड हैं और भर्ती के विभिन्न माध्यमों के लिए अलग-अलग मानदंड रखना भेदभावपूर्ण नहीं है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मामले। उम्मीद है आपको इन फैसलों से कानून के कई अहम पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।